नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं दूसरी इकाई इसका चौथा पाठ शब्द संपदा आज हम शुरू करने वाले हैं। शब्द संपदा मतलब शब्दों की संपत्ति। संपदा यानी संपत्ति। किसी व्यक्ति के पास अगर बहुत ज़्यादा धन है तो उसे धनवान कहा जाता है, और जिस व्यक्ति के पास शब्दों की संपत्ति है उसे कवि, लेखक या सफल व्यक्ति कहा जाता है। आज हम इस पाठ में देखने वाले हैं कि शब्दों का महत्व क्या है, भाषा का महत्व क्या है, और शब्दों के कारण या शब्दों के बलबूते पर हमने इस संसार में क्या क्या प्राप्त किया है, क्या क्या हासिल किया है। शब्द संपदा इस पाठ के लेखक है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। इनका जन्म, रचनाएं और परिचय दिया हुआ है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। यानी आप विद्यार्थी होने के नाते आपको क्या करना है, शब्दों की संपत्ति को बढ़ाना है। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किस में है, क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। आदिम अवस्था से लेकर आधुनिक मनुष्य यानी आधुनिक काल, इस काल के दौरान मनुष्य की मतलब इतने हज़ारों सालों में मनुष्य ने जितनी भी अपनी प्रगति की है, उन्नति की है, उसका मूल कारण क्या है? बहुत सारे लोग मानते हैं कि उसका विकसित मस्तिष्क जो है, मतलब अन्य प्राणियों की तुलना में उसका जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो बड़ा विकसित है, और इसी के कारण हमने ये उन्नति की है या प्रगति की है। लेकिन लेखक रणसुभे जी का ये मानना है कि ये अपूर्ण उत्तर है। तो उसका पूरा उत्तर क्या है? उसका पूरा उत्तर ये है कि विकसित मस्तिष्क ने भाषा की खोज की, और भाषा के कारण हमारी प्रगति हुई। जैसे आपने कोई पेड़ देखा होगा, पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा होता है या फिर उस पर बहुत सारे फल फूल होते हैं, लेकिन उसका जो तना है, उसकी जो जड़ है, तो जड़ के अंदर जो काली मिट्टी है या जो खाद है या जो पानी है, उसके कारण ये जो पेड़ है ये फला फूला बड़ा हुआ। उसी तरह दुनिया में जितनी प्रगति हुई, जितनी उन्नति हुई, उसका जो मूल कारण है वो है मनुष्य के विकसित मस्तिष्क ने जो भाषा की खोज की वो है, और उसी भाषा के बलबूते पर दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितना भी ज्ञान है, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, वो भी सैकड़ों प्रकार का ज्ञान है, सैकड़ों ज्ञान शाखाएं हैं। उसका भी मूल कारण क्या है? भाषा। हिंदी वर्णमाला, चाहे वर्णमाला हमारी हिंदी की हो या किसी और भाषा की हो, लेकिन वर्णमाला, अब देखिए हिंदी की अगर हम बात करें तो इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर व्यंजन मिलाकर अक्षर भी बनते हैं, मतलब ये अक्षर ही है, और अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से बनती है भाषा। और इस भाषा में चाहे हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो, कई प्रकार के शब्द होते हैं। लेकिन लेखक यहाँ पर भाषा की व्याख्या देते हुए कहता है कि भाषा का मतलब क्या है? भाषा का अर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। यानी वाक्य कैसा होना चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक, जिनका कोई अर्थ हो, और वो कैसे होने चाहिए? व्यवस्थित, क्रमबद्ध, यानी
क्रमानुसार संयोजन यानी क्या, मिलाना या जोड़ना। विकसित मस्तिष्क, उसका अगला कदम क्या है, भाषा की खोज। उसका अगला कदम क्या है, मनुष्य की प्रगति और संस्कृति का विकास। तो इसका सार जो है, दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास यानी कि भाषा। भाषा के बिना ये असंभव था। भाषा का अर्थ जैसा मैंने अभी आपको बताया, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। संयोजन यानी क्या, मिलाना, वो तो चाहिए, लेकिन शब्द कैसे चाहिए, सार्थक चाहिए और व्यवस्थित तरीके से जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे आपने रेलगाड़ी देखी होगी, उसके सारे जो डिब्बे होते हैं व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सबसे आगे होता है रेल का इंजन, और तब वो गाड़ी चलती है। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। देखिए कुछ शब्द, परिवार, होशियारी, मार्गदर्शन, ये सब कैसे शब्द हैं, सार्थक है। परिवार का मतलब होता है कुटुंब, होशियारी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता वगैरह, और मार्गदर्शन जो हम दूसरों को सलाह देते हैं, उसे मार्ग दिखाते हैं, ये कैसे शब्द है, सार्थक है। इसमें सार्थकता दिखाई देती है। अगले 3 शब्द देखिए, वो मैंने उल्टे पुल्टे कर दिए। जैसे पहला शब्द रीर पवा, दर्श मार्गन, और तीसरा याहोशिरी। ये शब्द कैसे लग रहे हैं, सुनने में बिल्कुल अटपटे लग रहे हैं, क्योंकि ये शब्द असार्थक है और निरर्थक है। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। जैसे इंसानों की दुनिया होती है, मनुष्यों की दुनिया होती है, उसी तरह शब्दों की दुनिया होती है। और शब्दों में जो ताकत है ना विद्यार्थियों, जो शक्ति होती है, इसकी तरफ हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि हम उसके बारे में गौर से कभी सोचते ही नहीं है। अब जैसे देखो, जैसे कोई पहलवान व्यक्ति होता है, उसके अंदर बहुत सारी ताकत होती है और उस ताकत के बल पर वो सामने वाले को पराजित कर देता है। पहला फायदा है शब्दों की ताकत, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं और मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। जब तक हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, किसी का सत्संग नहीं सुनेंगे, प्रवचन नहीं सुनेंगे, हमें ज्ञान कैसे मिलेगा। और जब हम सत्संग सुनेंगे, किताबें पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तो शब्दों का इस्तेमाल होगा ना, शब्दों का प्रयोग होगा। किताब में जो है वो शब्द ही है। कोरी किताब अगर आपके सामने रख दी जाए, उससे भला आप क्या सीख पाएंगे। उसमें शब्द है, और वो शब्द भी कैसे है, सार्थक है, और सारे शब्द मिलाकर बनती है भाषा। शब्दों का और एक उपयोग देखिए, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। जब हम किसी दूसरे मनुष्य से अच्छी तरह से वार्तालाप करते हैं, प्रेमपूर्ण अपनापन की भावना से वार्तालाप करते हैं, नमस्कार करते हैं, कृति भी और शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, तो उससे मनुष्य अपने आप जोड़े जाते हैं और ये परिवार बढ़ता जाता है। और ये भाषा से होने वाला, यानी गलत भाषा से होने वाला एक नुकसान देखिए कि मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। ये शब्द, गाली गलौज अगर करोगे आप दूसरों के साथ, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से टूट जाएगा और उनमें दरार पैदा हो जाएगी। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षय ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है, मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। देखिए, अगर कोई मनुष्य मृत है, मरा हुआ है, मतलब क्या है, वो मृत क्यों है, क्योंकि उनमें प्राण नहीं है। तो विज्ञान भी ये कहता है, विज्ञान की दृष्टि से अक्षर कैसे है, केवल ध्वनि के चिन्ह मात्र है, यानी कि उनमें जान नहीं है, वो निर्जीव है। तो उन्हें जीव कौन देता है, उन्हें सजीव कौन बनाता है, तो मनुष्य। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। कैसे, जब वो उनका सार्थक भाषा में प्रयोग करता है तब। समझ लीजिए आपके पास कोई बहुमूल्य किताब है जिसका मूल्य है 1000 रुपया, लेकिन वो किताब आपने बाज़ार से खरीदी और आपकी अलमारी में रख दी, उसका कोई मूल्य नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें जीवंतता कब प्राप्त होगी, जब उस किताब को निकाल कर आप पढ़ोगे। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं।
मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं यानी उदाहरण हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। यानी जैसे मनुष्य का अलग अलग प्रकार का स्वभाव होता है ना, उसी प्रकार शब्दों का भी अलग अलग प्रकार का स्वभाव होता है। यानी जैसे हम शब्द पढ़ेंगे वैसे भावना हमारे अंदर पैदा होती है, या जैसे जिन शब्दों का प्रयोग हम किसी विशिष्ट व्यक्ति पर करेंगे, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग, तो उसका वैसा ही असर, वैसा ही प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ़ देते हैं, पीड़ा देते हैं, है ना, उसी प्रकार यानी वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। गलत उच्चारण अगर आप करोगे, चल बे हट रे, ऐसे शब्द का अगर आपने उच्चारण किया, उपयोग किया, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, व्यथित हो जाएगा। किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो कल्पना कीजिए उसका दिल क्या कहेगा, उसे कितनी पीड़ा होगी दिल को। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। जैसे हमें अपना मित्र बड़ा प्रिय लगता है, हमारी माँ, हमारे पिता हमें बड़े अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। शब्दों के बारे में देखिए, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। जैसे कोई आपका प्यारा मनपसंद गीत है तो वो आपको बार बार गुनगुनाने की इच्छा होती है, उसमें भी तो शब्द है ना। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, यानी जिनमें किसी प्रकार का अर्थ नहीं है। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक यानी सत्व गुणों से भरपूर, सभ्य और सुसंस्कृत यानी संस्कारों से युक्त होते हैं। शब्दों के स्वभाव के नमूने देखिए। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, है ना। किसी ने अगर देखिए, आप यश प्राप्त करने के लिए कुछ कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और किसी ने आपसे कह दिया अरे कुछ मत कर, तू जो भी कर रहा है ना, तुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, फालतू में कर रहा है तू ये सब। तो ऐसा उसने जो शब्द प्रयोग किए तुम पर और तुम्हारे प्रयत्नों पर, तो वो शब्द कैसे हैं, तुम्हें निष्क्रिय बनाने वाले हैं। तुम्हारा भी मन में ये पक्का विश्वास बैठ जाएगा, अरे हाँ ये सही कह रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। समझे ना। न्यूटन ने कहा है, एक महान वैज्ञानिक न्यूटन, उन्होंने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए देखो क्या क्या चाहिए, 90% परिश्रम, 5% बुद्धि और 5% संयोग की ज़रूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए यानी 100% उसमें सफलता पाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो 90% कठोर परिश्रम और जो ऊपर जो 2 मुद्दे बताए उसकी ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने अपनी कक्षा में देखा होगा, कुछ मित्र बिल्कुल अकेले रहते हैं, उन्हें किसी से लेना देना नहीं होता है, किसी से दोस्ती भी नहीं करना चाहते हैं, उनकी अपनी अलग ही दुनिया होती है। वो खुद भी किसी से बात नहीं करेंगे और कोई उनसे बात करेगा, मित्रता करना चाहेगा, वो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, यानी सबके साथ एकत्रित हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। जैसे मैंने अभी एक विद्यार्थी का उदाहरण दिया। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। आपको तो पता है, हमारे देश में लगभग 150 सालों से अधिक तक अंग्रेज़ों का राज था, तो कई सारे ऐसे शब्द हैं, अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए लेकिन कई सारे शब्द छोड़ गए और हमने उसे अपना लिया, है ना, और हम उन्हें अपनी बोली में इस्तेमाल भी कर लेते हैं।
यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। वैसे तो और भी सैकड़ों शब्द हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा। हाई स्कूल, कॉलेज, टीचर, प्रॉब्लम, नर्स, डॉक्टर, हॉस्पिटल, मोबाइल, डिसमिस, अंडरस्टैंडिंग, मार्केट, शर्ट, शॉपिंग, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, लेट। हम कहते हैं ना, अरे मैं आज लेट हो गया। वाइफ, हस्बैंड, सिस्टर, फादर, मदर, कोर्ट, लेटर, मिल्क, शुगर, थैंक यू। हम तो बातों बातों में थैंक यू कहते हैं। थैंक यू यार, तूने मेरा अच्छा काम कर दिया। एक्सपायर, है ना, कल मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए। देखो, बाकी सारे शब्द तो हिंदी के हैं, लेकिन ये एक्सपायर शब्द उसने अंग्रेजी का घुसेड़ दिया। बर्थडे, बुक, चेयर, टेबल। तो ये सारे शब्द अंग्रेजी के हमारी हिंदी भाषा में क्या हो गए, घुल मिल गए। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। यानी ये तमिल भाषा के जो शब्द हैं उनका परिवार कौन सा है, द्रविड़। तो उन तक ही वो सीमित रहते हैं। किसी से घुलना मिलना जुलना वो नहीं चाहते, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द, अलबत्ता का यहाँ पर आप अर्थ ले सकते हैं। हाँ, तो हिंदी के शब्द मिलनसार है, यानी कैसे मिलते जुलते हैं सबसे, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी वो किसी भी भाषा में नहीं गए, बस अपनी हिंदी में ही रहे। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न यानी अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। देखो, ये बड़े अजीब शब्द हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। अब जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, वर्ष शब्द हिंदी का है और गांठ संस्कृत का। मांग पत्र, मांग शब्द हिंदी का है और पत्र संस्कृत का है। इस तरह उसी तरह हिंदी, अरबी या फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेज़ी, संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है, यानी संपन्न हुआ है, धनवान हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। जैसे आपने कुछ छोटे बच्चे देखे होंगे, अपनी माँ का पल्लू अगर उन्होंने पकड़ लिया, कोई उन्हें कितना भी पुचकारे, प्यार से बुलाए, आ इधर आ, लेकिन वो नहीं जाएंगे। उसी तरह कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी मातृभाषा का दामन या साथ छोड़ते ही नहीं है। हाँ, कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं। बिंदास यानी बिल्कुल बेफिक्र होते हैं। वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। हिंदी को समृद्ध बनाने में अन्य भाषाओं का योगदान, उन भाषाओं के नाम अंग्रेज़ी है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी, पुर्तगाली। क्योंकि ये भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, संस्कृत तो उसे तो मेरा नमन, सादर नमन है, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। ख़ास तौर पर हिंदी की तो वो ज़रूर जननी मानी जाती है। तो उसमें से अगर बहुत सारे शब्द हिंदी में आ गए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली इन भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में आ गए और हिंदी में बस गए। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। ऐसे हज़ारों शब्द जो अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। आने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी हिंदी भाषा उससे क्या बनने वाली है, और समृद्ध बनने वाली है। जैसे
ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये लेखक की भी इच्छा है और हमें भी उन इच्छा का सम्मान करना चाहिए। हमारे हिंदी में ऐसे कुछ शब्द है जो अति सुंदर है, तो उसके लिए अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करने की, प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर लेखक ने अपना दुख भी व्यक्त किया है और उदाहरण भी दिया है। जैसे देखो, हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। और भी कुछ शब्द हम कहना चाहेंगे, जिसमें तात्या है, अप्पा है। फिर वो वहाँ पर अंग्रेजी के शब्द घुसेड़ने की क्या ज़रूरत है। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। लेखक के कहने का तात्पर्य समझ गए ना विद्यार्थी मित्रों। वहाँ पर हिंदी के जो सुंदर शब्द है उनका ही प्रयोग हमें करना चाहिए। उसके लिए भले ही अंग्रेजी में शब्द होंगे, उनका प्रयोग हमें कदापि नहीं करना चाहिए। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। जब हम रोते हैं, जब हम हंसते हैं, तब तो हमारे मुंह से शब्द निकलते नहीं है। रोना रोना है, रोने की एक अलग भाषा है, हंसने की एक अलग भाषा है। लेकिन जब हम अपने मुख से, अपने मुंह से उच्चारित जो शब्द करते हैं, जिनका उच्चारण होता है, वो क्या क्या दर्शाते हैं। देखिए, बुद्धिमत्ता दर्शाते हैं, दूसरा समझ दर्शाते हैं, और तीसरा हमारे संस्कारों को दर्शाते हैं। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हमारे मुख से, उससे हमारी बुद्धिमानी झलकती है। इसे आप हमेशा ध्यान में रखिए। और ये व्यक्ति कितना समझदार होगा, क्योंकि किसी के शक्ल पर तो ऐसा लिखा नहीं होता ना, चेहरे पर, कि ये आदमी कितना समझदार है। जब वो बातें करने लगता है ना, तब उसकी बुद्धिमत्ता भी समझ में आती है, उसकी समझदारी भी समझ में आती है, और उस पर हुए जो संस्कार है, उसकी बोलचाल, उसका वर्तन, उसका बर्ताव, वो कैसा है, ये भी हमारी समझ में आता है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कम से कम बोलना और लिखना एक कला है। आपने कुछ लोग देखे होंगे अपने आसपास, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उतनी बातों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे समय कम से कम शब्दों से हमारी बात सामने रखनी चाहिए। उसे कहते हैं मितभाषी। कम से कम शब्दों में बोलना और लिखना। लिखते समय भी बिल्कुल बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितना लिखने से तुम्हारा काम हो जाए, सामने वाला समझ जाए, उतना ही लिखना चाहिए। अब मैं तुम्हारी ही बात तुम्हें समझाता हूँ। जब आप प्रश्न पत्र हल करते हो, उत्तर लिखते हो, भाषा के, मराठी, हिंदी या अंग्रेजी के, कभी कभी अनावश्यक बातें लिखते हैं, अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो उस समय अगर आपने 2-4 पृष्ठ भी लिख दिए एक निबंध के लिए, तो आपको जितने अंक मिलने हैं उतने ही मिलेंगे, उल्टा कम होने की संभावना है। तो वहाँ पर आप बिल्कुल कम शब्दों में, लेकिन उचित मुद्दों के अनुसार उतना ही लिखें, और वही बात बोलने के लिए भी लागू होती है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। अब देखिए, लेखक अपने मुद्दे पर आए हैं। हम भी आपको बार बार समझाते हैं, मराठी वाले समझाते हैं, वाचाल तर वाचाल, हिंदी वाले समझाएंगे, पढ़ोगे तो बचोगे। ये सारी जो कला है ना, लिखने की, बोलने की, सोचने की, समझने की, ये सारी कला आपको किससे साध्य होगी? पुस्तकों के वाचन से। लगातार पुस्तकों का वाचन कीजिए, अलग अलग विषयों के पुस्तकों का वाचन कीजिए, परिश्रम कीजिए, उनका अभ्यास कीजिए, तब ये संभव हो पाएगा। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। कितना सुंदर वाक्य है। 2 मित्र हैं, 20 सालों से उनकी दोस्ती है, लेकिन एक बार हुआ ये कि दोनों में कुछ
अनबन हो गई और एक मित्र ने दूसरे मित्र को एक गंदी गाली का इस्तेमाल कर दिया, तो मान लो कि उनकी 20 सालों की दोस्ती उसमें क्या पड़ जाएगी, दरार टूट जाएगी उनकी दोस्ती। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग केवल उम्र से बड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब बड़े लोगों के सामने, बुज़ुर्गों के सामने अगर आपने बिल्कुल गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, तो कैसा रहेगा, उससे आपके संस्कार समझ में आते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए विद्यार्थी मित्रों, अनुभव है ना, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कार, इससे ही ये बातें सीखी जा सकती है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। इस पर मैंने आपको अभी विस्तार से समझाया है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। गलत शब्दों का इस्तेमाल वो भी हमें नहीं करना चाहिए, उससे हमारे संबंध भी कभी कभी खराब हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। भगवान ने बिल्कुल हमें खाली दिमाग लेकर नहीं भेजा है ना। हर एक के पास अपनी अपनी शब्द संपदा होती है। शब्द संपदा है, संपत्ति है, लेकिन उसमें क्या करने की आवश्यकता है, इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। मुझे ऐसे कई विद्यार्थी आज भी मिलते हैं, जब वो कहते हैं कि सर मैं कई सारी किताबें पढ़ता हूँ, आप हमेशा कहते थे ना फलानी किताब पढ़ो या वाचन करते रहो। तो वाचन करने से इतने सारे फ़ायदे होते हैं, है ना। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। यदि वाचन करते समय कुछ शब्दों के अर्थ आपकी समझ में ना आए, तो आप अवश्य शब्दकोश का प्रयोग कर सकते हैं, डिक्शनरी का। देखिए यहाँ पर ये लड़की बहुत ही माइक पर शायद सुंदर भाषण दे रही है और सामने दर्शक ज़रूर तालियां पीटकर उसका हौसला बढ़ा रहे होंगे। तो आपको क्या बनना है, ये आप पर निर्भर है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज़ एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। जैसे हमें जिस तरह हम अपने शरीर संपदा को बचाने के लिए अच्छी दवाइयाँ लेते हैं, अच्छे टॉनिक हम लेते हैं, है ना, उसी तरह इस शक्ति को बढ़ाने के लिए, शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एकाग्रतापूर्वक उस शब्दकोश का एक पन्ना पढ़ना पड़ेगा और फिर अन्य जो वाचन के बारे में मैंने बताया वो वाचन करना पड़ेगा। तो अब तय करो, फैसला करो, निर्णय लो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है बस। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। आपको पता होगा विद्यार्थियों की 15 अक्टूबर को हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी जयंती का दिन होता है। उन्हें वाचन से कितना लगाव था, और वाचन से लगाव था इसीलिए तो वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच पाए। तो उनकी जयंती हम किस दिन के रूप में मनाते हैं, वाचन प्रेरणा दिवस। तो उस बात से आप ये भी प्रेरणा ले सकते हैं। तो शब्द संपदा का मालिक बनने के लिए हमें वाचन संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। विद्यार्थी मित्रों, मेरी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इस उम्मीद के साथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, और YouTube पर ये जो मेरा चैनल है इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। धन्यवाद।